हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। क्लास 9th का पहला यूनिट स्टार्ट हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, हमारे आसपास के पदार्थ में आपने पढ़ा है द्रव्य के बारे में, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, और अवस्थाओं के बारे में आपने डिटेल से समझा है, ठीक ना। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन किस कंडीशन पे होता है, कैसे होता है, किन अवस्थाओं में होता है। यदि आप पिछले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए ताकि ये पार्ट्स आसानी से समझ में आ सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में। ठीक, अब पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या होता है। ठीक, अवस्था परिवर्तन मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मेन टॉपिक हमारा जो है क्या है, अवस्था परिवर्तन क्या है। यदि हम बात कर लें किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के जैसे अवस्था परिवर्तन मतलब कोई भी पदार्थ यदि ठोस से द्रव में बदल जाता है या द्रव से ठोस में बदल जाता है, ठीक, यदि द्रव से गैस में बदल जाता है या फिर गैस से द्रव में बदल जाता है, यही तो है हमारा अवस्था परिवर्तन। ठीक ना, अवस्था परिवर्तन मतलब जैसे ह्यूमन कोई है, पहले बचपन होता है, फिर युवा अवस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है। तो ये क्या है, यही अवस्था परिवर्तन है। मतलब अवस्था परिवर्तन मतलब समय के अनुसार बदलते रहना, यही है आपका अवस्था परिवर्तन। ऐसे पदार्थों में भी होता है। ठीक, पदार्थों में मतलब कैसे होता है, जैसे देख लेते हैं अवस्था परिवर्तन मेन पॉइंट्स क्या है उसको समझ लेते हैं अवस्था परिवर्तन को, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक ना, अवस्था परिवर्तन क्या है, जैसे निश्चित ताप या दाब पर, क्या, निश्चित ताप या दाब पर। ठीक, कहने का मतलब पदार्थों में अवस्था परिवर्तन दो कंडीशन पे होगी, पहला तो ताप और दूसरा दाब पर। ठीक, तो किसी भी ताप या दाब पर या निश्चित ताप या दाब पर, निश्चित ताप या दाब पर एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन या फिर बोल सकते हैं बदलाव, क्या, बदलाव, यही क्या है, अवस्था परिवर्तन होता है। बदलाव को हम क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन आई होप आपको समझ में आई होगी। तो किसी भी वस्तु की या किसी भी पदार्थ की या किसी भी ह्यूमंस की अवस्था परिवर्तन क्या होती है, यदि वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है ना, कहने का मतलब उसमें यदि बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। अब देखते हैं पदार्थों में अवस्था किन कंडीशन पे होती है ना। आपने पढ़ा पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। तो इन तीनों कंडीशन में लेते हैं और समझते हैं इनका अवस्था परिवर्तन क्या है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ठोस हो गया। ठोस मतलब सॉलिड, इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं द्रव और यहाँ पे लिख लेते हैं गैस। ठीक, आपको इनकी किन कंडीशन में दिखाना, जैसे कोई पदार्थ है यदि ठोस से द्रव में जाता है ना, ठोस से द्रव में बदलता है, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक ना,
कोई पदार्थ है यदि द्रव से ठोस में आता है तो उसको क्या कहेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि कोई पदार्थ है क्या है, यदि वह द्रव से गैस में बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे, और कोई पदार्थ जब गैस से द्रव में बदलेगा तो उसको क्या कहने वाले हैं, ठीक ना। अगली कंडीशन क्या है, यदि कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है तो उसको क्या कहने वाले हैं, या फिर कोई गैस से ठोस में बदलने वाला है तो इसको क्या कहेंगे। यही तो है अवस्था परिवर्तन, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर गैस से ठोस, यही है आपका अवस्था परिवर्तन, मतलब ठोसों का अवस्था परिवर्तन। अब देखेंगे ठोसों में अवस्था परिवर्तन, जब कोई ठोस द्रव में बदलता है, ठीक, जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गलन। उसको हम क्या बोलते हैं, गलन। कहने का मतलब जब कोई भी पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, गलन। गलन का मतलब क्या होता है, गलन मतलब इंग्लिश में अगर देख लिया जाए तो गलन को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। किसको, गलन को। दूसरी बात, यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाता है, क्या, द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए, जमना। क्या कहेंगे, जमना। जमना मतलब क्या, बोलो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग ना, या फिर इसको हम हिमीकरण भी बोलते हैं ना, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब आपको पता है, आप क्या करते हो, फ्रिज में कोई चीज़ द्रव में रखा है, जैसे वाटर ले लेते हैं, पानी, पानी द्रव है, उसको अगर ठोस में बदलना है, बर्फ़ में बदलना है तो क्या करते हो, उसको जमाते हो। जमाने के लिए आप क्या करते हो, फ्रिज में रखते हो ना, इसीलिए इसको बोलते हैं जमना। और यदि ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्ट करना, मतलब गलना। उसके बाद बात कर लेते हैं द्रव से गैस में परिवर्तित होना। यदि कोई पदार्थ है द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं, क्वथन, ठीक। क्वथन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्वथन को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग ना, ये क्या हो गया, क्वथन हो गया। अब आगे ये आपका बॉइलिंग हो गया। इसके बाद समझते हैं, यदि कोई द्रव है जब गैस में परिवर्तित हुआ उसे क्वथन कहेंगे। ऐसे ही यदि गैस किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए। तो चलिए देखते हैं, उसको हम बोलेंगे संघनन। संघनन, ठीक। अब संघनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए, संघनन को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब संघनन, या इसको हम बोलते हैं द्रवीकरण भी बोलते हैं ना। मतलब यदि कोई द्रव से गैस में परिवर्तित हुआ, क्वथन, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, और यदि गैस से द्रव में परिवर्तित हुआ जिसे हम बोलते हैं संघनन, ये क्या हो गया, कंडेंसेशन। उसके बाद चलते हैं, यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ, ठोस से गैस में परिवर्तित हुआ तो उसको हम क्या कहने वाले हैं, उसको हम कहने वाले हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, उसको हम कहने वाले हैं ऊर्ध्वपातन। अब समझ लेते हैं, यदि गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। यदि कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है तो उसको भी हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यदि गैस से
ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको अलग भी देखने को मिल जाता है, जैसे क्या मिल जाएगा, दृढ़ीकरण ना, क्या मिल जाएगा, दृढ़ीकरण। ठीक, दृढ़ीकरण, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, सफेद पाला भी कहीं कहीं बोला जाता है, सफेद पाला। लेकिन ये भी क्या है, ऊर्ध्वपातन ही है। कहने का मतलब ठोस से गैस में परिवर्तित हो तो भी ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में परिवर्तित हो तब भी ऊर्ध्वपातन। इसके बाद देखते हैं अगर ऊर्ध्वपातन की स्पेलिंग क्या होती है, तो होती है सब्लिमेशन। क्या होती है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक। तो ये है पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना, किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं और एक एक पार्ट्स को समझते हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहली बात आपको समझना है गलन, गलन क्या होता है, उसके बाद जमना क्या होता है, क्वथन, संघनन, ऊर्ध्वपातन और क्या, दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण जिसको सफ़ेद पाला भी बोलते हैं, और ये चीज़ क्या, इसी को हम ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। मुख्यतः अधिक से अधिक बुक में आप देख लेंगे तो ऊर्ध्वपातन ही लिखा रहता है, और ये कहीं कहीं मिल जाता है दृढ़ीकरण या सफ़ेद पाला, ठीक ना। तो चलते हैं अगली टॉपिक लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, पहली टॉपिक लेते हैं गलन। गलन जिसका मतलब क्या होता है, उसे हम पिघलना भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे हम मेल्टिंग ना, मेल्टिंग। अब देखिए समझिए क्या होता है, गलन की परिभाषा क्या होती है, पहले उसको हम समझते हैं अच्छे से। गलन की परिभाषा क्या होती है, निश्चित ताप या दाब पर, किसी भी निश्चित ताप या दाब पर जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, ठीक। निश्चित ताप या दाब पर, लिखे नहीं है डेफिनेशन पूरा, बस शार्ट में लिखे हैं समझने के लिए आपको, कि निश्चित ताप या दाब पर जब ठोस द्रव में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, गलन बोलते हैं। और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है, या फिर जिस ताप पे ठोस द्रव में बदलता है, उसको बोलते हैं गलनांक, ठीक। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। एक बार फिर से डेफिनेशन समझते हैं, जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप या दाब पर ठोस से द्रव में बदल जाता है तो उसे हम बोलते हैं गलन, और जिस ताप पर वह बदलता है उसको हम बोलते हैं गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी अगली पॉइंट्स क्या है आपको पढ़ना है, कि गलन जो होती है या फिर जो गलनांक होता है वो दो कंडीशन फॉलो करता है। मतलब गलनांक जो है दाब के समानुपाती भी होता है। समानुपाती मतलब गलनांक प्रोपोर्शनल दाब, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो गलनांक होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। दोनों कंडीशन होती है, दाब के समानुपाती भी होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, जब ये समानुपाती कब होता है इसको समझ लेते हैं। यदि कोई ठोस ना जब पिघलता है ना, या फिर जब कोई ठोस पिघलने के बाद अपने ही ठोस में क्या होता है, डूब जाता है ना, डूब जाता है मतलब नीचे सतह में बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वह गलनांक दाब के समानुपाती होता है, ठीक। जैसे लिखते हैं,
क्या, जो द्रव अपने में डूब जाते हैं। जो द्रव अपने में डूब जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, अपने में डूब जाते हैं, तो इसको समझते हैं। जैसे लिख लेते हैं, घी हो गया और मोम हो गया, ठीक। जैसे घी और मोम, जो द्रव अपने में डूब जाते हैं, मतलब जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, ये ठोस होता है, घी ठोस होता है, उसको जब हम क्या बोलते हैं, द्रव में बदलते हैं, मतलब उसको उष्मा देते हैं, ताप देते हैं। तो ताप देने के पश्चात ये क्या होता है, जैसे जैसे आप ताप दोगे तो ये नीचे बैठता जाता है, मतलब जो ठोस होता है वो उसी में डूब जाता है, मतलब उसी में ऊपर नहीं रहता, नीचे डूब जाता है, सतह में बैठने लगता है। और जो द्रव होता है वो ऊपर आने लगता है। ऊपर आने का मतलब, जैसे आपने घर पे देखा होगा, घी ठंडी के समय में क्या होता है, ठंडी के समय में यदि कोई बर्तन ले लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं ये इसमें रखा हुआ है, क्या है, घी ना, ये क्या है, जमा हुआ है, घी रखा है। जब आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो ना, जब आप इसको हीट करते हो, उष्मा देते हो, तब क्या होता है, उष्मा देने के पश्चात देखेंगे, क्या देखेंगे हम, कि ये जो ऊपर पहले जो द्रव होता है जो गलेगा, ये ऊपर गलने लगेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, जितना ठोस रहेगा नीचे बैठा ही रहेगा। ये क्या है, यही क्या है, ये गलनांक दाब के समानुपाती होता है। ये पहली कंडीशन हो गई, मतलब गलन में या फिर गलनांक में ये इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद रखना है कि जो गलनांक होता है दाब के समानुपाती होता है। दूसरी कंडीशन व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जब कोई ठोस अपने ही, जब कोई ठोस अपने ही द्रव में तैरने लगता है, तो तब क्या होता है, गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलनांक दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको समझते हैं। जैसे आपने क्या किया, किसी पॉट्स में या फिर किसी बर्तन में आपने क्या किया, बर्फ ले लिया ना, बर्फ का टुकड़ा ले लिया, क्या लिया आपने, बर्फ इसमें भर दिया, और जब इसमें आप क्या करोगे, ताप दोगे ना, उष्मा प्रवाहित करोगे, तो ये क्या होगा, आप देखेंगे इसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो ये बर्फ होते हैं नीचे तो पानी हो जाएंगे, मतलब जो द्रव होगा नीचे द्रव हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो बर्फ के टुकड़े होंगे क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक ना। ये आपका द्रव हो गया। बात क्लियर समझ में आई। ये आपका जो बर्फ है ऊपर तैरने लगेगा और द्रव नीचे हो जाएगा। इस कंडीशन में जब क्या होगा, जो गलनांक होगा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। इसी कंडीशन में, इसी में आपको एक टॉपिक और है, इसी में आपको पढ़ना है पुनर्हिमायन। पुनर्हिमायन क्या होता है, जब दाब अधिक होता है ना, जब किसी ठोस पर दाब अधिक होता है तो निम्न ताप पर, मतलब
कम ताप पर ही क्या होता है, ठोस द्रव में बदलने लगता है या फिर द्रव ठोस पिघलने लगता है, ठीक ना। जब कब, जब दाब अधिक होने लगता है। कैसे, यदि देखते हैं एक स्टैंड बना लेते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड बना लेते हैं और एक स्टैंड यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कोई ठोस, ये मान लेते हैं आपको क्या रखा है, बर्फ रखा है, ठीक। ये आपका मान लेते हैं ऊपर बर्फ रखा है, ये आपका स्टैंड हो गया, यहाँ पे बर्फ रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हाँ, तो आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर आपने एक बर्फ़ रख दिया ना, बर्फ़ रख दिया, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक रस्सी या तार ना, तार मान लेते हैं, एक तार ले लिया। तार को लेने के पश्चात दोनों तरफ से तार को नीचे किया और 5-5 लोगों को पकड़ा दिया। पकड़ाने के पश्चात क्या किया, 5 लोगों से आपने कहा कि आप लोग क्या करिए, उस पर दाब डालिए, मतलब तेज़ी से खींचिए। जब 5 लोग बैलेंस बनाकर एक तरफ से उधर से और एक लोग इधर से खींचना प्रारंभ करते हैं, तब क्या होता है, दाब अधिक होता है। तब क्या होने लगता है, दाब अधिक होने लगता है। दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, जो तार होता है धीरे धीरे धंसना शुरू कर देता है, मतलब अंदर जाना शुरू कर देता है। बर्फ मतलब वहाँ पे क्या होता है, पिघलने लगता है, तार निकलने लगता है, और जैसे ही तार निकलता है नीचे आता है और ऊपर का क्या होता है, बर्फ फिर जमने लगता है ना, उसी को बोलते हैं पुनर्हिमान। जैसे क्या होता है, तार आता है नीचे, जैसे ही तार नीचे आएगा और ऊपर वाला जमता चला जाएगा, वही होता है पुनर्हिमान। ठीक, बात समझ में आई, क्या होता है पुनर्हिमान। जब दाब अधिक होता है तो निम्न ताप पर भी जो ठोस होता है क्या करने लगता है, पिघलने लगता है, ये होता है पुनर्हिमान। तो चलिए देखते हैं अगली टॉपिक। दूसरी टॉपिक आपको पढ़ना है जमना, हिमीकरण और या फिर जिसको बोलते हैं फ्रेजिंग। तो समझते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जब निश्चित ताप या दाब पर, क्या, जब निश्चित ताप या दाब पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जमना। निश्चित ताप या दाब पर जब कोई द्रव किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जमना। जमना या फिर हिमीकरण, ठीक। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है, जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, हिमांक। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट,
फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आई? जब निश्चित ताप या दाब पर कोई ठोस द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? जमना या फिर हिमीकरण। जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं हिमांक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है थर्ड में क्या है आपको पढ़ना है? क्वथन या फिर वाष्पन। क्वथन या फिर वाष्पन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबलना, ठीक। तो क्वथन या फिर वाष्पन। चलिए आगे देखते हैं क्वथन या वाष्पन की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है। वह निश्चित ताप, क्या बोलेंगे? वह निश्चित ताप या दाब जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथन बोलते हैं। वह निश्चित ताप या दाब जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथन या फिर वाष्पन। और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस नहीं, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को हम बोलते हैं क्वथनांक ना। और इस क्रिया को बोलते हैं क्वथन या फिर वाष्पन। आगे देखते हैं। जो क्वथन होता है दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है? दाब के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती क्या होता है इसको समझते हैं। समानुपाती के कारण ही क्या होता है? पहाड़ों पर जब हम चले जाते हैं, पहाड़ों पर जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पे जो होता है पानी, पानी मतलब जल, जल मतलब वाटर, वाटर क्या होता है? वहाँ पे कम ताप पर उबलने लगता है। कम ताप पर उबलने लगता है, इसका क्या मतलब हो गया? जैसे आपको पता है पृथ्वी पर ना, पृथ्वी पर जल कितने टेम्परेचर पर उबलता है? 100 डिग्री पे ना, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जैसे ही ये पहाड़ों पे चला जाएगा ना, पहाड़ों पे आपको पता है दाब क्या होता है? कम होता है। पहाड़ों पर दाब क्या होता है? कम होता है। दाब कम। जब दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किसी पदार्थ पे यदि दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। क्वथनांक भी कम। अब देखो पहाड़ों पर दाब कम होता है मतलब जल का क्वथनांक यहाँ पे अगर 100 है तो पहाड़ों पे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और वहाँ पे तापमान कितना होगा? 70 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जल आसानी से क्या होने लगता है? उबल जाता है। कहने का मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप यहाँ पृथ्वी पर, जमीन पर आप क्या करोगे? जल को उबालोगे और थर्मामीटर का उपयोग करके टेम्परेचर नापोगे। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आप पहाड़ों पे चले जाओगे, पहाड़े पे जाने के बाद गर्म करोगे उसी चीज़ को, उसी वाटर को गर्म करोगे। गर्म करने के बाद आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस है। और वहाँ पे क्या हुआ? जल गर्म हो गया उतने ही समय में, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वथनांक क्या हो गया? कम हो गया। क्वथनांक कम क्यों हो गया? क्योंकि पहाड़ों पर दाब क्या होता है? कम होता है, ठीक। बात क्लियर? दूसरी बात है, पहाड़ों पर यदि हम खाना पकाते हैं तो खाना क्या होता है? देरी से पकता है। देरी से पकता है, इसका क्या मतलब हुआ? पहाड़ों पर खाना देरी से क्यों पकता है इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है पहाड़ों पर क्या होता है? खाना देरी से पकता है। अब देखो सोचो, जो हम लोग पृथ्वी पर कोई खाना पकाते हैं कितना टेम्परेचर उसको देते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। कितना टेम्परेचर देते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। तो इसके बाद यदि देखा जाए तो ये पहाड़ों पे चला जाता है जहाँ पे दाब कम होता है। दाब कम मतलब वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। टेम्परेचर कितना होता है?
70 डिग्री, एज्यूम कर लेते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि दाब कम होता है तो वहाँ का टेम्परेचर भी घट जाता है। टेम्परेचर घटने के कारण यदि हम देखें दाल मान लेते हैं ना, दाल मान लेते हैं या फिर कोई अदर पदार्थ मान लेते हैं जिसको पकाते हैं। दाल को आपने क्या किया, 5 मिनट का समय दिया। कहाँ पे? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे आपको 5 मिनट का समय दिया। कितना मिनट? 5 मिनट का आपने समय दिया दाल पकाने के लिए पृथ्वी पर। ऐसे ही यही काम आपने पहाड़ों पर भी किया। आपने यहाँ का दाल और वहाँ का दाल टेस्ट किया तो यहाँ जो पृथ्वी होगी यहाँ की दाल तो आपको पकी हुई मिलेगी, अच्छी मिलेगी, जो आपको स्वाद मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों की दाल खाना प्रारंभ करोगे तो आपका दांत कटर कटर करने लगेगा, मतलब दाल क्या रहेगी? कच्ची रहेगी। मतलब आप कह सकते हो कि दाल पकेगी नहीं। फिर आप क्या करोगे, कुछ समय और दोगे, मान लो समय बढ़ा दोगे, यदि आप कम से कम आधा घंटा लगा दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर कम होने के कारण एक समय आएगा जब दाल आपकी पक जाएगी। कहने का मतलब समय अधिक लगेगा। पहाड़ों पर यदि आप चले जाएंगे, आप भोजन पकाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दाब कम होने के कारण क्या होते हैं, भोजन देरी से पकता है। अगला पॉइंट है, थर्ड है प्रेशर कुकर में खाना पहले पकना। तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ पे दाब अधिक होता है। क्या अधिक होता है? दाब के कारण। दाब के कारण मतलब जैसे आपको पता है, जैसे पृथ्वी पर टेम्परेचर कितना है, बोलो, पृथ्वी पर टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही प्रेशर कुकर में क्या हुआ, दाब बढ़ा तो ये टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या 115 डिग्री, कहने का मतलब 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सोचो, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो खाना जल्दी पकेगा ना, तो इसलिए कहेंगे कि क्या होगा, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है। तीनों एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे, नंबर 4। तो अगली टॉपिक है संघनन। संघनन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब समझ लेते हैं कंडेंसेशन की पहले परिभाषा क्या होती है। ठीक, जनरली परिभाषा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक, कंडेंसेशन क्या होती है? तो वह निश्चित ताप या दाब। तो कहने का मतलब अवस्था परिवर्तन, देखिए निश्चित ताप या दाब सब में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो निश्चित ताप या दाब है अवस्था परिवर्तन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। कहने का मतलब ये वर्ड हर एक डिफिनीशन में आप यूज कर सकते हो। तो निश्चित ताप या दाब पर जब कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं संघनन। ध्यान से सुनिए, जब कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं संघनन। क्लियर? संघनन। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल में जैसे आपको पता है, यदि आप क्या करते हो, एक ग्लास ले लेते हो ना, आपने एक ग्लास ले लिया और इसमें क्या किया, ठंडी क्या भर दी, बोलो, ठंडी बियर भर दी। कितने लोगों को पसंद है, बोलो, ठंडी बियर मान लेते हैं इसमें भर दी। तो आप देखोगे, या फिर ठंडा पानी ले लेते हैं, चिल्ड वाटर ना, ठंडा पानी आपने भर लिया। ठंडा पानी भरने के बाद क्या हुआ, आप देखेंगे जो ग्लास होगा आपके ग्लास के बाहर देखेंगे ये जो बूंदें होती हैं ना, देखेंगे जो ग्लास के बाहर छोटे छोटे बूंद के रूप में पानी आ जाते हैं। तो वो पानी कहाँ से आते हैं? क्या ग्लास को फोड़ करके पानी बाहर आ जाता है? बोलिए, ये बूंदें क्या होती हैं? ये बूंदें जो होती हैं वायुमंडल से ले जाती हैं ना, वायुमंडल के नमी के कारण होता है। जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल, तो वायुमंडल में आपको पता है जो नमी होती है ना, नमी मतलब जो द्रव होता है,
सॉरी जो गैस होता है ना, गैस धीरे धीरे जैसे ये ठंडा होता है, मतलब पाता है, ये किस में होने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। तो कहने का मतलब जो ग्लास के बाहर जो बूंदें पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, द्रव होते हैं। और वो कहाँ से पाए जाते हैं, बोलिए, वो पाए जाते हैं बाहर के वायुमंडल के गैसों के कारण, वो पाए जाते हैं वायुमंडल के गैसों के कारण। अगला टॉपिक है वाष्प का द्रव में बदलना। ठीक ना, वाष्प का द्रव में बदलना। अभी भी हमने एग्जाम्पल ले लिया कि वाष्प कैसे द्रव में बदलता है। दूसरी बात, ठंडी बोतल के बाहर बूंदों का आना। तो ये भी आप एग्जाम्पल इसी से समझ सकते हैं कि जो ठंडी बोतलें होती हैं उसमें द्रव कैसे बाहर आता है। वाष्प का द्रव में बदलना, मतलब वाष्प का द्रव में बदलना, जैसे अगर हम देख लेते हैं वाष्प का द्रव में बदलना, ये ज़्यादातर ये कंडीशन हम बोल सकते हैं जैसे जो वाष्प होता है ना, वाष्प के कारण जो वायुमंडल में बारिश होती है ना, क्या होती है, बारिश होती है। ठीक, बारिश जो होती है, बारिश में आपको पता है किसके कारण होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं संघनन के कारण होती है। संघनन में क्या होता है, जब कोई वाष्प वायुमंडल में फैली रहती है, जब वह द्रव में बदलती है तो जिसे हम क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। दूसरा है सिलेंडरों में गैस का द्रव में होना। और सिलेंडर को क्या किया जाता है, जो सिलेंडर में क्या होता है, गैस होती है, गैस को हम क्या करते हैं, दाब के द्वारा, प्रेशर के द्वारा क्या करते हैं, उसमें भरते हैं। तो भरने के पश्चात देखेंगे वो क्या होता है, द्रव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। अगली टॉपिक आपको पढ़ना है ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या होती है, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं, मतलब बिना द्रव में आए हुए गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक, क्या हमने कहा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से बिना द्रव में आए हुए गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। क्या है, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में, मतलब जब कोई ठोस गैस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में आए बदल जाते हैं, मतलब द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में यदि बदल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक, ये क्रिया कैसे होती है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई कपूर हो ना, कपूर मतलब आपको पता है, आपके पास मान लेते हैं एक कपूर है। ठीक ना, ये मान लेते हैं आपके पास कपूर है, आपने क्या किया, इसको हीट किया ना। जैसे ही आप हीट करोगे, ऊष्मा दोगे, ठीक, ताप दोगे, तो ताप देने के पश्चात आप देखेंगे, क्या देखेंगे, बोलिए, ये क्या होगा, गैस अवस्था में बदलने लगता है। पानी में बदलता है नहीं, जलता रहता है और ऊपर भाप बन के उड़ता रहता है। अगर देखें इसके ऊपर कुछ हम लगा दें तो उस पर हम कालिक आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम कुछ रख देते हैं, कोई बर्तन रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो इस पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से निकलेंगे जो क्या गैस में परिवर्तित होंगी, तो इसमें आके काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो वह ठोस जो द्रव में आए हुए या द्रव में आए बिना क्या हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्लियर। आयोडीन हो गया, आयोडीन आपको पता है, आयोडीन मतलब आपने घर में देखा होगा आयोडीन का उपयोग करते हुए, ठीक ना। अब देखते हैं सफ़ेद पाला या फिर ऊर्ध्वपातन। सफ़ेद पाला भी ऊर्ध्वपातन होता है, आपको बताया गया है। तो सफ़ेद पाला या फिर ऊर्ध्वपातन, ये क्या होता है,
इसमें ये द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब द्रव में नहीं आता है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बादलों में हिम का बनना, बादलों में हिम का बनना। जैसे जो बादल होते हैं, बादलों में क्या होता है, जो गैस होते हैं ना, गैस होते हैं, वो बादलों में क्या होते हैं, जैसे बादलों में आपको तो द्रव मिलेगा नहीं ना, तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, गैस पाए जाते हैं। जो भी वायुमंडलीय गैस होते हैं, तो वायुमंडल में पाए जाने वाली जो भी गैसें उसमें वहाँ पे रहती हैं, तो वो गैसें जब वहाँ का वातावरण क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जिसके कारण आपने देखा होगा बारिश के समय में क्या होता है, ढेर सारा बर्फ गिरता है, तो ये क्या होता है, सफ़ेद पाला इसी को बोला जाता है, जो बारिश में बर्फ गिरता है। ठीक ना। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।